मित्रों, आज की जो वैश्विक स्थिति है, जैसे यूक्रेन, रूस का जो यूक्रेन पर हमला है और उससे जुड़ी हुई जो भी स्थितियां हैं, उसमें कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष लाना चाहता हूं। जब पिछले लगभग जून 2020 में जब चीन ने पूर्वी लद्दाख पर हमारे ऊपर धोखे से हमला किया था, तो उस समय एक बात प्रकाश में आई थी मीडिया में कि चीन अपनी सेना जो वहां उसने हमारी भूमि पे कब्जा करके अपनी सेना को तैनात कर दिया है, वहां तक वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पूरी सीमा पर जहां जहां उसकी सेना लगी है, वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगभग बिछा चुका है। ये उस समय ये बात सुनने में आई थी। तो उसी समय ये भी सुनने में आया था कि भारत को यदि ऐसा करना हो तो कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जब सेना का कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से के द्वारा होता है, तो उसमें जो भी कम्युनिकेशन है उसका इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। मतलब शत्रु तक वो बात क्या आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है वो पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। तो काफी सुरक्षित और गोपनीय माध्यम है ये, एक स्थान से दूसरे स्थान समाचार और सूचनाएं पहुंचाने का। तो ये रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था, जो कि चीन ये पहले उस समय कर चुका था। जून 2020 तक हमको पता चला था कि ये कर चुका है या लगभग करने के अंतिम चरण में है। तो हमारी स्थिति क्या है ये अभी हमको नहीं पता। ये अगर हम भी, यदि हमें पूरा विश्वास है कि हम कर रहे होंगे, हमारे जो भी प्रयास हैं वो बिल्कुल युद्ध स्तर पे होंगे, लेकिन यदि ये हमको पता चल जाए तो हम थोड़ा और अपने आप को हमको शांति को मिल सकती है, थोड़ा और संतोष प्राप्त हो सकता है कि हम अब इस स्थिति में हैं कि ये सुविधा हम भी अपने सेना को दे रहे हैं और अब हमारी भी कोई भी कम्युनिकेशन, आपस में वार्तालाप, कोई दूसरा शत्रु उसको नहीं सुन सकता, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो एक तो ये प्रकरण था। दूसरा, चीन ने उस समय सुनने में आया कि लेजर गन से हमला किया है। चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है उसने बताया कि कुछ भारतीय सैनिक घायल हो गए, वहां बहुत दूर के चीनी क्षेत्र में किसी लेजर बीम से हमला किया गया। हालांकि यह अपुष्ट खबर थी, हो सकता है क्योंकि वो झूठ भी बहुत बोलता है चीन, तो हमें पता नहीं कि सच्चाई क्या है। पर ये सारी टेक्नोलॉजी, लेजर गन वाली टेक्नोलॉजी है, फिर ये ड्रोन्स हैं, तरह तरह के ड्रोन्स आ गए हैं, बहुत अधिक इसमें प्रगति हो रही है, रोज नया कुछ आ रहा है। फिर इसी तरह से रोबोट्स के बारे में कुछ हो रहा है कि रोबोट वॉरफेयर होगा, आगे भविष्य में रोबोट लड़ेंगे युद्ध, मानव जो सैनिक है, जीवित सैनिक के स्थान पर रोबोट ले रहे हैं। और जितने खतरे वाले काम है, जैसे बॉम्ब डिस्पोजल वगैरह के काम है, बम डिफ्यूज करना है, इसके ये सब काम रोबोट ऑलरेडी करने लगे हैं, ये शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो भी खतरे के काम है वो रोबोट्स कर रहे हैं। आगे इनका रोल और इनकी भूमिका बढ़ने वाली है। तो हम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हमारी प्रगति क्या है, हम कहाँ आज खड़े हैं, ये भी विचार का विषय है कि क्या हम, और जो जितने ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन को पहले डिटेक्ट करके, क्योंकि ड्रोन रडार के पकड़ में नहीं आते, क्योंकि बहुत नीचे उड़ते हैं और इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो जल्दी से साधारण रडार इनको नहीं पकड़ पाते। इनके लिए उच्च कोटि के बहुत ही संवेदनशील रडार चाहिए। तो ये सब चीजें, इन पे हमारी प्रगति क्या है, अगर नहीं है तो इन पे हमारा बहुत, मुझे विश्वास है कि ध्यान दिया जा रहा होगा। और लेकिन यदि ये चीजें आती हैं और जन साधारण को इसको एक आंदोलन से जोड़ा जाता है इन सब चीजों को, तो बहुत सफलता जल्दी मिलती है। जैसे टेक्नोलॉजी मिशन चला, उसमें IITs की निर्माण हुआ, तो वैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन चले, नेशनल मिशन फॉर ड्रोन्स, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि ऐसा हो तो बहुत देश उससे बड़ी जल्दी सशक्त होगा, मजबूत होगा और सही मायनों में विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। और इधर जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, पाकिस्तान में हमने देखा अभी चीन के जो नागरिक थे कुछ मारे गए, वो वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चीनी दूतावास में जाना पड़ा और वहां जाके माफी मांगनी पड़ी। मेरे विचार से पहला ये विश्व इतिहास में एक मौका है कि प्रधानमंत्री अपने देश के ही विदेशी दूतावास में जाकर के माफी मांग रहा हो। बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है कि पाकिस्तान किस स्थिति में पहुंच गया है। और इस स्थिति में वहां का जो सेना है, जो जिया-उल हक के समय से जो वहां से गिरावट आई, उसने कठमुल्लों को बढ़ावा दिया और जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा दिया सेना में, वो उसके कारण से सेना एक अपने ही सर्वाइवल में लग गई है। सेना को ये लगता है कि हम भारत का डर दिखाकर, हिंदुओं का डर दिखाकर, ईसाइयों का डर दिखाकर, यहूदियों का डर दिखाकर
पाकिस्तान में अपना बजट बढ़ाते जाएं और भ्रष्टाचार करते जाएं, और जो गरीब पाकिस्तानी है, वो जिसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, सुविधाएं चाहिए, पीने का पानी चाहिए, भोजन चाहिए, वो उसको ना मिल पाए, क्योंकि वो सारा पैसा पाकिस्तानी सेना खा रही है। इसीलिए वहां आवाजें उठ रही हैं कि भाई ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो कि सच्चाई भी है। तो ये जो दुर्दशा पाकिस्तान की हुई है, कहीं पे भी मानवता का अगर हनन होता है, मानवता का ह्रास होता है, मानवता पर संकट आता है, तो हमें कष्ट होता है। तो हमें कोई पाकिस्तान की आम जनता से भी कभी कोई किसी निर्दोष जनता से किसी भी देश की हो, हमारा कोई उससे शत्रुता नहीं है। हम सबका भला चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला देश है भारत। तो ऐसी भावना हमारी सबके लिए कल्याण की भावना रहती है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो स्थायी समस्या है वो वहां की सेना है। उसी सेना ने इमरान खान को बनाया था, उसी ने उसका तख्ता पलट कर दिया। तो ये इसी तरह से बदनाम करती है राजनेताओं को और खुद मलाई खाती है पीछे से, और सामने चेहरा राजनेता का होता है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा खुद करती है, सबसे अधिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई, और बदनाम वहां के नेता को करती है। वहां के राजनेताओं को बदनाम करके पहले एक कठपुतली बैठाती है, फिर उसको हटा के दूसरी कठपुतली को ले आती है। यही इसका मोडस ऑपरेंडाई है। तो जब तक इसको डिसआर्म नहीं किया जाएगा, जब तक इससे हथियार लेके और एक नई सेना जो पाकिस्तान की सिविलियन जो गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई, वास्तव सही मायनों में चुनी हुई, ऐसे सेलेक्टेड नहीं कि सेना ने चुनाव में धांधली करके किसी को भी जिता देती है जिसको भी सेना चाहती है, ऐसे नहीं, पर एक सही चुनाव से जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के निगरानी में हो, एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, निष्पक्ष चुनाव से, पारदर्शी चुनाव से वो जो सरकार बने और उसके वो सेना की नियुक्ति करे, फिर वो सेना को खड़ी करे और इस सेना से पूरा इनको सारे हथियार रखवा लेने चाहिए। तभी इस पूरे क्षेत्र में स्थायी समाधान और शांति आ सकती है। क्योंकि सेना ये जब तक पाकिस्तानी रहेगी तो ये आतंकवाद इसी प्रकार से बढ़ाती रहेगी और चीन के गोद में बैठी रहेगी। चीन इसके माध्यम से पूरी दुनिया में आतंकवाद बढ़वाता रहेगा और अपने जो उसके गलत काम है उनको करवाता रहेगा। इसी तरह की पाकिस्तान के टाइप के जो कठपुतलियां उसके पास हैं, पाकिस्तानी सेना वगैरह के, ऐसे एक शब्द तो थोड़ा सा कड़वा है, पर ये पालतू कुत्ते की तरह चीन इनको समझता है। शब्द जरूर ये कड़वे हैं, पर सच्चाई यही है, यथार्थ यही है कि पालतू कुत्ते से ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है चीन की दृष्टि में। तो अब रूस ने जो हमला किया है, तो रूस को यह सोचना चाहिए थोड़ा सा कि आखिर ये देश जो उसी की भाषा, क्योंकि यूक्रेनी भाषा और रूसी भाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो ये क्यों रूस के साथ नहीं रहना चाहते? मोल्डोवा जैसा गरीब देश भी रूस के साथ नहीं रहना चाहता। ये क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं वहां की जनता चाहती? क्यों नहीं लाटविया, एस्टोनिया और ये जो इनके गणराज्य पहले से अलग हुए, लिथुआनिया, इन सब ने क्यों रूस के साथ रहना पसंद नहीं किया? क्योंकि वो लोग सब स्वतंत्रता चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं। वहां पर बोलने की, काम करने की स्वतंत्रता हो, ये ना हो कि कुछ लोगों का शासन हो, जैसे ओलिगार्क कहा जाता है, जो पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन के कुछ पूंजीपति मित्र हैं। तो इनसे देर सबेर जो है, जो भी पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है उसको वो जेल में डाल देते हैं। कोई भी वहां स्वतंत्रता नहीं है, ना राजनीतिक लोगों के लिए है। नवेल्नी जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, वो अभी तक जेल में है और उनको सुनने में आया है कि बहुत ही खतरनाक, कई बार जहर भी दिए गए, पॉइजन किया गया और वो किसी प्रकार से परमात्मा की कृपा से बच गए। तो इस तरह की जो राजनीति है, इससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है। रूस की जनता की भी हानि हो रही है। पुतिन को भी ये समझना चाहिए कि वो जनता को अधिकार दें, उसी में रूस की भी बड़प्पन है, रूस भी उसी से प्रगति करेगा। इस प्रकार से ये चलने वाला नहीं है, ये चल नहीं सकता इस तरह से, क्योंकि रूस भी कमजोर हो रहा है, यूक्रेन भी कमजोर हो रहा है, किसी का लाभ नहीं हो रहा। और इसमें अगर किसी का लाभ हो रहा है एक देश का, तो वो है चीन। क्योंकि चीन जितना रूस कमजोर होगा, खतरा यह है कि चीन उसके संसाधनों पर उतनी जल्दी कब्जा कर लेगा, उसको अपने ऋण चक्र में फंसा करके रूस को पूरी तरह से वो खरीद लेगा। सारे संसाधन रूस के चीन के हाथ में जाने का एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर रूस इसी तरह से कमजोर होता रहा, क्योंकि यूक्रेन को तो पश्चिमी देश सहायता देकर संभाल लेंगे, पर रूस का क्या होगा? तो रूस की जनता को भी ये सोचना है कि युद्ध किसी के हित में नहीं है और चीन का जो कुचक्र है, इस युद्ध के पीछे जो सबसे बड़ा जो छुपा हुआ विलेन है, जो खलनायक है, वो चीन है। और ये युद्ध चीन के ही हित में जा रहा है, चीन का ही हित साध रहा है और किसी का नहीं साध रहा है। पूरी मानवता के लिए ये दुखद स्थिति है। तो विश्व को इस पर विचार करना चाहिए। ये सारी स्थितियां हैं और हम भारत देश भी अपने हित में, हम अपना हित भी हमको देखने ही पड़ेंगे,
क्योंकि हम किसके पास जाएंगे? हम तो पाकिस्तान की तरह कटोरा मांग के नहीं, कटोरा लेके किसी के सामने खड़े हो सकते। हमें तो स्वयं के रूप में अपनी स्वयं की शक्ति पर ही भरोसा करना है। तो हमारे लिए भी एक स्थिति बड़ी विकट स्थिति है कि हम क्या करें, क्योंकि रूस पर हमारा करीब 60-70% जो सैन्य सामग्री है वो रूस से आती है, रूस पर आधारित है। तो उसको निर्भरता को धीरे धीरे कम करना एक विकल्प है, क्योंकि तुरंत नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही होगा। और किसी एक देश पर इतनी अधिक निर्भरता भी हानिकारक होती है, जैसे इस युद्ध में हो रहा है। तो हमको जितना अधिक से अधिक हो सके आत्मनिर्भर, कम से कम रक्षा क्षेत्र में तो जल्दी से जल्दी बनना है। हर क्षेत्र में बनना है, पर रक्षा क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। इसी तरह से ऊर्जा क्षेत्र की भी बात है, तेल गैस और इसकी निर्भरता भी कम से कम करने की आवश्यकता है। तो ये सब बिंदु आपके सामने हैं, इस पर हमको चिंतन करके और एक बहुत ही सटीक रणनीति पर आगे बढ़ना है। धन्यवाद, नमस्कार।